हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये कवर की जाती है सेक्शन 44 AD के द्वारा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है ये इंट्रोड्यूस क्यों की गई, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मीन्स ये किस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, कौन कौन से पर्सन इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे इस सेक्शन से रिलेटेड वो सारे ही हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिटेल में हम एक बार अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। जनरली ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, ये जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं उनको एक रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए की गई कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं जब वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उनका जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपनी बिजनेस की तरफ ही फोकस लगाएं। तो इसलिए वो जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको एक रिलीफ दिया गया कि वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे और साथ ही साथ अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड भी नहीं कराएंगे, तो इस तरीके का जो रिलीफ है उनके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या आप गवर्नमेंट बोल सकते हैं उसके द्वारा इनको प्रोवाइड किया गया, ताकि ये जो पूरा का पूरा फोकस है अपने बिजनेस की तरफ ही लगा के रखें और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है, जब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी या फिर अकाउंट्स ऑडिटेड करवाने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक नेसेसरी उनके ऊपर बर्डन आएगा, जिसके लिए उनको कुछ मॉनेटरी खर्चा भी करना पड़ेगा, अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से उनको बाहर रखा गया है। तो जब अभी लास्ट पॉइंट में देखिए मैंने आपको बताया है, जब ये एक पर्सन, कोई भी पर्सन जो होता है स्मॉल टैक्स पेयर होता है, जब ये अडॉप्ट कर लेता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो इसके अंदर उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी जो इनकम है वो डिक्लेयर कर सकता है प्रिस्क्राइब डेट से। अब वो रेट क्या हो सकता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो एक प्रिस्क्राइब डेट से जो है वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है। तो ऐसा करने से क्या है, उसको किसी भी तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही उन बुक्स ऑफ अकाउंट को फिर ऑडिट करवाना पड़ता है। तो सिंपली वो क्या करे, जो भी उसकी सेल हुई है उस सेल का कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, उस परसेंटेज को जो है वो डिक्लेयर कर दे और वही उसकी जो है इनकम मान ली जाएगी। तो उसके बाद उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या खर्चे किए, उसका कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। तो बेसिकली जो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम था ये स्मॉल टैक्स पेयर को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। तो चलिए हम सेक्शन 44 AD के अंदर पूरे प्रोविजन से जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये किस किस को एप्लीकेबल होती है, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस सेक्शन का जो बेनिफिट मिलेगा, इस सेक्शन का जो बेनिफिट है, एक इंडिविजुअल ले सकता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ले सकती है, या एक पार्टनरशिप फर्म ले सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने LLP कवर नहीं किया, LLP को यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। LLP का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो यहाँ कवर नहीं होगी, यहाँ केवल इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप ही कवर होगी, और जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मीन्स अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है तो वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगा। अब ये बेनिफिट उसको तब मिलेगा जब वो किसी भी तरीके के बिजनेस में एंगेज्ड है। बट यहाँ पे ये भी बताया गया कि किस किस तरीके की बिज़नेस जो है यहाँ 44 AD के अंदर इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होंगे। तो जो बिज़नेस के इसके अंदर कवर नहीं होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज़ आपका कोई बिज़नेस है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स का, जो कि रेफ़र किया गया सेक्शन 44 AE के अंदर। मीन्स अगर आपका कोई बिज़नेस है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैरियर्स का, तो उसका जो बेनिफिट है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर सेक्शन 44 AE। तो इसलिए उसके ऊपर 44 AD एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके ऊपर 44 AE एप्लीकेबल हो जाता है, जहाँ वहाँ पे उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के साथ बेनिफिट दिया जाता है। तो उसको यहाँ से आउट कर दिया गया है। सिमिलरली लास्ट में आप देखेंगे अगर कोई प्रोफेशन है जो कि 44 AD के अंदर कवर होता है तो वहाँ पर भी इसको 44 AD के अंदर बेनिफिट दे दिया जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का, तो उससे भी इसको बाहर रखा गया है। उसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है वो कैरी करता है कोई एजेंसी बिजनेस, एजेंसी का किसी का बिजनेस है, तो उसको यहाँ कवर नहीं किया गया है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन है जो अपनी इनकम को अर्न करता है इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आप इंश्योरेंस एजेंट्स को देखते हैं। तो जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं या जो कमीशन और ब्रोकरेज का काम करते हैं वो पर्सन भी यहाँ पे कवर नहीं किए गए हैं। तो देखिए एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कि रेजिडेंट होना चाहिए, किसी भी तरीके का बिजनेस कैरी कर सकता है केवल इन 4 तरीके के बिजनेस को छोड़कर, तो वो पर्सन जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टर्नओवर लिमिट की। तो देखिए यहाँ पर हर तरीके का पर्सन ही कवर नहीं होगा, इसके लिए कुछ टर्नओवर की लिमिट बताई गई है। तो लिमिट क्या बताई गई है सेक्शन 44 AD के अंदर, वो ये बताया गया है कि केवल वही पर्सन को यहाँ बेनिफिट मिलेगा जिसका जो टर्नओवर है, या आप बोल सकते हैं जो ग्रॉस रिसिप्ट है या सेल है इस बिज़नेस से, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आपकी जो सेल है या ग्रॉस रिसिप्ट है या टर्नओवर है 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में 44 AD आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मैं क्रक्स बताऊं तो क्रक्स यही है कि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, आप किसी भी बिजनेस में एंगेज हो सकते हैं इन 4 बिजनेस के अलावा छोड़ के, या इन 4 जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं इनको छोड़कर, और आपका जो टर्नओवर है, सेल है या ग्रॉस रिसिप्ट है उस बिजनेस से एक फाइनेंशियल ईयर में
तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में आप सेक्शन 44 AD को अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए आपको इनकम क्या डिस्क्लोज करनी पड़ेगी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी इनकम जो है वो शो करनी पड़ेगी इस सेक्शन के अंदर। तो जब आप इस सेक्शन को अडॉप्ट कर लेंगे तो जो आपकी इनकम होगी वो नॉर्मल मैनर के अकॉर्डिंग कंप्यूट नहीं होगी। मीन्स जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करते हैं, वहाँ पर सारे अपने एक्चुअल खर्चे दिखाते हैं, अपनी एक्चुअल सेल दिखाते हैं, तो उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका प्रॉफिट माना जाता है। तो वो तो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने नहीं है। तो यहाँ सिंपली आपको करना क्या है, आपको ये करना ये है कि आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी सेल हुई है, कैश में सेल आपने की है या ग्रॉस रिसिप्ट जो आपने कैश में रिसीव की है, मींस कैश ट्रांजैक्शन के केस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 8% लगा देना है। और अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में जो आपकी सेल आपने बैंकिंग मोड से की है या ग्रॉस रिसिप्ट बैंकिंग मोड से हुई है, उसके केस में आपको सिंपली उस वैल्यू का 6% डिक्लेयर कर देना है। तो 8% और 6% आपको अप्लाई कर देना है अपनी सेल के ऊपर। कैश के केस में 8% और अगर आपकी बैंकिंग मोड से सेल है तो 6%, वही आपकी इनकम मान ली जाएगी। अब देखिए मैंने आपको नोट भी ये दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, अगर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हाइयर है, जो ये आप ऊपर परसेंटेज लगाएंगे 8% और 6% अपनी सेल के ऊपर, अगर इससे ऊपर आपका प्रॉफिट चला जाता है तो आपको वो हाइयर प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। मीन्स ये है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन नहीं करने हैं, बट स्टिल जब भी आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक ITR 4 के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। आप अपनी एक एक्सेल जरूर मेंटेन करिए, आप के रखिए, वहाँ पर अपना हिसाब किताब बना के रखिए कि आप कितनी सेल कर रहे हैं, कितने आप खर्चे कर रहे हैं। अगर आपका सपोज़ करें वो जो खर्चे निकालने के बाद आपका प्रॉफिट इस परसेंटेज को लगाने के बाद उससे हाई चला जाता है, सपोज़ आपकी मैं मान के चलता हूँ आपने जो है वो 10 लाख रुपए की सेल की है, तो जो आपने 10 लाख रुपए की सेल की है, अगर आपकी बैंकिंग मोड से सेल है तो आप इसका 6% ले लेंगे। तो इस केस में तो आपका जो 6% बनता है वो मात्र 60,000 रुपये बनता है। बट आपका जो एक्चुअल में प्रॉफिट है सारे खर्चे निकालने के बाद आपने जो एक्सेल मेंटेन किया है उसके अकॉर्डिंग सपोज 1 लाख रुपए आता है, तो इस केस में आप 60,000 डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपको 1 लाख डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने एक्सेल में अपना जो भी खर्चे का हिसाब किताब रखा हुआ है वहाँ पर आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ये आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर 6-8% का मतलब यही नहीं है कि 6 और 8%, अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट ज़्यादा है आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो आप ऊपर ये इनकम डिक्लेयर करेंगे 6% और 8% के केस में, यही आपकी फाइनल टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरीके की जो एक्सपेंस की डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी, इवन आपके डेप्रिसिएशन की डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि जो मेरा सेल है उसका 6% जो है मेरी इनकम मान ली जाएगी। अब जो भी आपके खर्चे हैं, आपके कोई रेंट आप पे कर रहे हैं, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कन्वेंस का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने मान लिया है कि 6% जो आपका प्रॉफिट है वो सारे खर्चों के बाद ही है। तो इस तरीके का कोई खर्चा आप क्लेम नहीं करेंगे। तो ये तो बात हुई इनकम डिस्क्लोजर के बारे में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम एट लोअर रेट। अब इसमें देखिए क्या प्रोविज़न है। इसका प्रोविज़न ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका जो एक्चुअल इनकम या प्रॉफिट है आपके बिजनेस से वो 6% और 8% से भी नीचे चला गया है, या 6% या 8% से भी नीचे है, ये कब हो सकता है? सपोज़ आपका जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा रन हो रहा था, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई। तो कोविड की सिचुएशन आ गई तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, या कुछ और ऐसी सिचुएशन आ गई, आपका जो बिज़नेस है वो डाउन हो गया, या आपका जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में अब चल नहीं रहा है या आना बंद हो गया, उसकी कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो उसके अंदर जो मार्जिन आपके डाउन हो गए हैं। तो आपको लगता है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें तो आपको मार्जिन अब 8% भी नहीं मिल रहा है या 6% भी नहीं मिल रहा है, तो आपको तो सिर्फ 2, 3 या 4% ही मिल रहा है। तो उस केस में आप जो अपनी इनकम है वो लोअर रेट पर ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या इंप्लीकेशन होगा वो भी समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देखिए, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में क्या होगा, अगर आप अपनी इनकम को 6% और 8% से नीचे दिखा देंगे तो उस केस में क्या होगा, और आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख रुपए होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर आप 60 साल से कम है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है 60 साल या 60 साल से ज़्यादा, तो उस केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपये होती है। मीन्स आपने जो इनकम डिक्लेयर करी 6% और 8% से नीचे, अगर वो आप इससे नीचे डिक्लेयर करते हैं इस परसेंटेज से नीचे, और वो बेसिक एग्जम्पशन में 2.5 लाख और 3 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में देखिए आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करने पड़ेंगे सेक्शन 44AA के अंदर, और आपको ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये ऑडिटेड भी कराने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सेक्शन 44AB के अंदर। अब सेक्शन 44AB आपके ऊपर कब अप्लाई होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या ऊपर आप आई बटन में भी देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कब ऑडिट करवाने पड़ेंगे।
तो ये देखिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इसका एक और इम्प्लीकेशन है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, जहाँ आपको 5 साल तक जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन और ऑडिट करना पड़ेगा। तो अब देखिए अदर प्रोविजंस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। ये सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, शायद उनको ये कुछ रूल्स या प्रोविज़न मालूम नहीं है कि अगर वो एक बार इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी हो सकती है या क्या क्या वो प्रोविज़न है। तो ये अदर प्रोविज़न में मैंने वो बताया है डिटेल में, आप देखते रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। तो अदर प्रोविजन में बात करूं तो देखिए पहले क्या है था, एडवांस टैक्स का कंसेप्ट जो होता है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। बट क्या है कि कुछ साल पहले क्या है, एक एडवांस टैक्स भी यहाँ पर ला दिया गया है। आपको 15 मार्च से पहले ही अपना सारा भी एडवांस टैक्स, जो भी आपके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके लिए कोई सेपरेट क्वार्टरली डेट मेंशन नहीं की है। जनरली क्या होता है, आपको क्वार्टरली एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है, बट आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में है तो आपको पूरा एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले जमा करवा देना है, क्वार्टरली जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब आप ये स्कीम में आ जाते हैं, ये स्कीम फॉलो कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपको जो चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिलती है 80C से 80U के अंदर, मीन्स जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं PPF के अंदर, LIC के अंदर, 80C से 80U तक बहुत सारे सेक्शन, 80D में मेडिक्लेम करते हैं, 80E के अंदर आप एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट लेते हैं। तो 80C से 80U तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसका बेनिफिट स्टिल आप इस सेक्शन के अंदर ले सकते हैं, वो इनकम डिक्लेयर करने के बाद भी। तो देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इफ़ यू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम देन यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ये स्कीम एक बार फॉलो कर ली, एक बार इस स्कीम में आप आ गए तो आप इस स्कीम में 5 साल से पहले आउट नहीं हो सकते। मीन्स 5 साल तक आपको अपनी इनकम जो है इसी स्कीम के अकॉर्डिंग 6% और 8% डिक्लेयर करनी होगी। बट क्या होता है, सपोज़ करें आप 5 साल इसको लगातार नहीं कर पाते हैं और आप फेल हो जाते हैं इसको करने में, तो उस केस में ये जो स्कीम है नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको नहीं मिलेगी। मीन्स जिस साल में आपने इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया, आप बाहर आ गए उस साल में, और अगले 5 साल तक आप इस स्कीम में दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद क्या होगा देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस स्कीम में नहीं, आप ऑप्ट आउट हो गए स्कीम से और अगले 5 साल तक आपको इस स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको अगले 5 साल तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इस स्कीम के अंदर आएँ, आप बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा और स्कीम में आते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के आइए, क्योंकि देखिए अगर आप इस स्कीम के अंदर आ गए तो 5 साल से पहले आप इस स्कीम से आउट नहीं हो सकते हैं। अगर आप 5 साल से पहले स्कीम से आउट होते हैं तो अगले 5 साल तक आप स्कीम में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और अगले 5 साल तक आपको CA से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट, और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लास्ट में देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं इसके ऊपर कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, वहाँ से ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है, एक पर्सन है, सपोज़ उन्होंने जो फर्स्ट टाइम ये स्कीम चूज़ करी थी वो 15-16 में करी थी। तो जब 15-16 में उन्होंने ये स्कीम चूज़ करी तो उनको कंटिन्यू 5 साल स्कीम में करना चाहिए था, तो उनको 2019-20 तक ये स्कीम कंटिन्यू करनी चाहिए थी। बट उन्होंने क्या किया, 15-16 में कंटिन्यू की, 16-17 में की, 17-18 में की, बट 18-19 में उन्होंने इस स्कीम से बाहर आ गए। मीन्स इस स्कीम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो 6% या 8% का प्रॉफिट दिखाना होता है वो नहीं दिखाया। तो अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, अब क्या होगा कि इस ईयर से ही, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से ही वो एलिजिबल नहीं होंगे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में बेनिफिट लेने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर तक। मीन्स 18-19 में तो नहीं ले पाएंगे, उसके आगे अगर वो लेना भी चाहेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 से लेकर 23-24 तक वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2015-16 से लेके कंटिन्यू 5 साल तक 2019-20 तक इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने 18-19 में ही स्कीम को छोड़ दिया था। तो अब अगले 5 साल तक मीन्स 19-20 से लेके 2023-24 तक वो इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और जो नेक्स्ट 5 ईयर हैं उनके 2019-20 से 23-24 तक अब उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे और उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट कवर किए थे मैंने, इन 3 पॉइंट के अंदर यही मैंने आपको बताया था और यही मैंने आपको यहाँ इस एग्जांपल से समझा दिया है। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेक्शन के अंदर कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवा देगा आपको ये, अगर आपने 5 साल से पहले इस स्कीम को छोड़ दिया। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है आपको, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ मैंने एक मिस्टर ए ले ली हैं, ये एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का इनका बिजनेस है, एक इंडिविजुअल है, और इनका जो टर्नओवर है, सेल है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए
वो इनकी 1.20 करोड़ है। तो अब देखिए इसके ऊपर आप कैसे स्कीम की कैलकुलेशन करेंगे, कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो टोटल इनकी 1.20 करोड़ की सेल है, उसमें जो डिजिटल मोड में जो बैंक में उनका पैसा आया है या जो बैंकिंग मोड से सेल है वो है 1 करोड़ की, और जो कैश में उन्होंने सेल की है वो की है 20 लाख रुपए की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिजिटल मोड में सेल है तो आप 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देंगे, और कैश सेल है तो 8% आप सेल का कर देंगे। तो 6% 1 करोड़ का 6 लाख रुपया हो गया, और 20 लाख का 8% 1,60,000 रुपया। तो उनकी जो टोटल इनकम आ गई इस स्कीम के अंदर वो आ गई 7,60,000 रुपये। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस स्कीम के अंदर वो 80C से 80U तक की सारे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये उनकी ग्रॉस टोटल इनकम मान ली जाएगी कि जो उनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 7,60,000 रुपये आ गई। अब देखिए उन्होंने कुछ 80C के अंदर LIC में इन्वेस्टमेंट भी किया था, 50,000 की उन्होंने LIC भी ली थी, उसका प्रीमियम पे किया था। तो ये प्रीमियम जो है 50,000 उसमें से लेस हो जाएगा, तो उनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी वो 7,10,000 रुपये आ जाएगी अंडर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44AD। तो सेक्शन 44AD के अंदर 7,10,000 रुपये की उनकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए सेक्शन 44AD के सारे जो प्रोविज़न हैं, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे इसके अंदर वो सारे कवर कर लिए हैं इस सेक्शन के अंदर, और आशा करता हूं कि आपको अभी इस सेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इसको लेकर, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।